अगर आप कांग्रेस के चमचे हैं, अगर आप इंडिया गठबंधन के चमचे हैं, तो कृपया करके ये वीडियो ना देखें, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो मुझे भला बुरा भी कहेंगे और हो सकता है कि आपके विचार ये वीडियो देखने के बाद बदल जाएं और आप एनडीए गठबंधन या बीजेपी को वोट कर बैठें। तो इसीलिए अगर आप चमचे हैं तो अभी से ये वीडियो छोड़ के अगली वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। हाँ, जहाँ तक अंधभक्तों की बात है, अंधभक्त ये वीडियो देख सकते हैं और दूसरों को भी देखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अब मुझे ये बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि अंधभक्त कौन है और चमचा कौन होता है। आप लोग कहते हैं तो फिर मैं बता देता हूँ कि आज के दुनिया में जो लोग मोदी को या एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें अंधभक्त कहा जाता है और जितने भी लोग कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको चमचा कहा जाता है। तो अब आप चमचे हैं या अंधभक्त, वो आप डिसाइड कर लीजिए। जहां तक मेरी बात है दोस्तों, तो मैं उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूं या उस पार्टी के साथ खड़ा हूं जो देश की सोचती है, जो देश को आगे लेके जाना चाहती है। तो अगर आप भी उन तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जो कि देश को आगे ले जाने वालों के साथ हैं, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं चमचों को फिर से जलाने की। अब चमचे कहते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी आएंगे तो वो अपने न्याय पत्र लेकर आए हैं, तो वो सबके साथ न्याय करेंगे, वो महिलाओं को जो है 1 लाख रुपए सालाना देंगे। भैया मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मान लिया कि कांग्रेस की सरकार आ गई, कांग्रेस की तो नहीं आ सकती क्योंकि वो सीटों पर ही तकरीबन 320 लड़ रहे हैं, तो उसमें से 372 तो जीत नहीं सकते। बट मान लिया इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई और 1 लाख रुपए कांग्रेस ने देना शुरू कर भी दिया। भैया इतना पैसा कांग्रेस गवर्नमेंट लाएगी कहां से? अगर मोटा मोटा ये मान के चलें हम लोग कि हर घर की हर सिर्फ एक औरत को वो 1 लाख रुपया देंगे, तो टोटल 25 करोड़ घर हैं इस देश में। भाई 5 घर अगर पकड़ के चलें, 142 करोड़ जनता अपनी जनसंख्या है, तो 28 करोड़ घर होते हैं। मैं 28 करोड़ घर भी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ 25 करोड़ कह रहा हूं। तो टोटल सिर्फ एक महिला एक घर के से भी अगर वो देना, तो टोटल 25 लाख करोड़ रुपया चाहिए कांग्रेस को। कहां से लाएंगे इतना पैसा? आपको पता है कि हमारे भारत देश का बजट कितना है? हमारे भारत देश का जो बजट है वो 49 लाख करोड़ है। वो भी कब? जब आपको 10 लाख रुपए 11 लाख रुपए कर्जा लेना पड़ता है, तब जाके वो बजट पूरा होता है। तो आप 25 लाख करोड़ रुपए लाएंगे कहां से? नेचुरली बात है कि या तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर से कटौती कटौती करेंगे, तो यानी कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, या फिर आप टैक्सेस बढ़ाएंगे। अब जैसे कि सैम पित्रोदा ऑलरेडी बोल चुके हैं कि मिडिल क्लास जो है उसको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या आप लोग जो अपने कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, वो क्या तैयार हैं ज्यादा टैक्सेस देने के लिए? ये सोच लीजिए आप कि या तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा या इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी कितना खर्च हो रहा है, 8-10 लाख करोड़ रुपए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि वो एमएसपी की गारंटी देंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे। आपको पता है कि अगर जितनी भी फसलों पे आज की डेट में एमएसपी मिल रही है, ठीक है पूरी नहीं मिलती है, बट एमएसपी जो डिसाइड होती है, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती है और वो सारी की सारी खरीद कर लेती है, तो कितना पैसा चाहिए खरीद करने के लिए? एक अंदाजे के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि एमएसपी पे अगर सारी की सारी खरीद होती है, तो भाई साहब 16 से 17 लाख करोड़ रुपया चाहिए। अब फिर से वही सवाल उठता है कि कहां से लाएंगे 16-17 लाख रुपए? बजट का तो मैंने आपको बता ही दिया है। दूसरी चीज, अब आप लोग ये कह सकते हैं कि जी सरकार सबको बाध्य कर देगी, प्राइवेट प्लेयर्स को भी बोलेगी कि एमएसपी से नीचे आप खरीद ही नहीं सकते वरना आपको जेल हो जाएगी। भैया वो व्यापारी वर्ग है, सरकार ने अगर उसको बोल भी दिया कि आप जो है वो एमएसपी पर ही खरीदेंगे, उससे कम में नहीं खरीद सकते। व्यापारी तो नुकसान में अपना सामान बेचेगा नहीं, तो वो क्या करेगा? अगर उसने मान लीजिए गेहूं 21 रुपए में उठाई है, पिसवाई के उसके 4-5 रुपए लग रहे हैं, 26 रुपए मार्केटिंग कॉस्ट है उसकी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसकी, वो अपना कम से कम नहीं तो है उस गेहूं को 50 रुपए में बेचेगा प्रॉफिट के साथ। आगे उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, आगे और दुकानदार हैं। वो गेहूं जाकर आपको मिलेगी 80 से 100 रुपए किलो। जी हाँ, तो जो गेहूं आज की डेट में आपको 35-36 रुपए 38 रुपए तक मिल रही है, गेहूं नहीं आटा जो मिल रहा है,
उसके आपको देने पड़ेंगे 80 से 100 रुपए किलो। तो क्या आप उस आटे के लिए 80 से 100 रुपए किलो देने के लिए तैयार हैं? अगर एमएसपी पर किसानों को सारा का सारा सामान वो खरीद लेती है सरकार या प्राइवेट प्लेयर्स को बाध्य करती है, तो क्या आप 80 से 100 रुपए किलो आटा खरीदने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो बिल्कुल आप जाके कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। लेकिन मैं जो है वो 80 से 100 रुपए किलो आटा नहीं खरीदना चाहता, मुझे 35 से 36 रुपए किलो ही आटा चाहिए। ये तो मैंने अभी सिर्फ एक चीज की बात करी है, एमएसपी कम से कम 10 से 12 चीजों पर होती है। तो आप सोच लीजिए कि इन्फ्लेशन कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी। जो इन्फ्लेशन आज की डेट में 5% के आसपास है, वो इन्फ्लेशन सीधा सीधा जो है, अगर फूड आइटम्स की बात करें तो 100% से भी ज्यादा हो जाएगी। और ओवरऑल अगर बात करें तो वो सीधा जंप करके पहुंच जाएगी 20 से 23% के बीच में। क्या आप इतनी इन्फ्लेशन के लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो कांग्रेस को वोट दीजिए। अच्छा, उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हम 25 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो गरीबों को मुफ्त में करके देंगे। भैया 5 लाख का इलाज तो अभी भी बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो करके देती देती है। आप 25 लाख रुपए तक करके देंगे, उसकी इंश्योरेंस का जो पैसा है वो कौन देगा? चलिए वो मैं कुछ हद तक मान सकता हूँ कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो तब अभी तकरीबन तकरीबन जो है मेरे ख्याल से 20 एक हजार करोड़ के करीब खर्च कर रही है इसके ऊपर। आप 5 गुना बढ़ा देंगे तो 5 गुना ना सही, लेकिन उसका प्रीमियम कम से कम 3 से 4 गुना तो बढ़ेगा। तो एक्स्ट्रा 40 से 50 हजार करोड़ रुपए आपको लाना पड़ेगा। वो कहाँ से लाएंगे आप लोग? अब अगेन मिडिल क्लास के ऊपर ही आप जो है टैक्स का बोझ डालेंगे। जो अभी मिडिल क्लास जो है वो 10%, 20%, 30% टैक्स देता है, उसको बढ़ाकर आप सीधा 50% कर देंगे। अब आ जाते हैं अमीरों के ऊपर कि नहीं हम तो जी अमीरों के ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो भाई साहब एक बात बताइए, अभी इनहेरिटेंस टैक्स की भी बात हो रही थी, पीछे सैम पित्रोदा ने बोला था कि हम इनहेरिटेंस इंडिया में भी लगना चाहिए। पहले तो उस गधे को ये नहीं पता, वो कह रहा है कि अमेरिका में लगता है। भाई साहब अमेरिका के सिर्फ 6 स्टेट्स में लगता है, और वहां के भी जितने अमीर हैं ना वो इतने शाणे हैं, इतने शाणे हैं कि जब वो पैसा कमा लेते हैं ना तो अपना एक प्राइवेट ट्रस्ट बना लेते हैं। और प्राइवेट ट्रस्ट के जितने भी बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो उन्हीं के ही खानदान के सारे लोग होते हैं। तो सरकार को वहां पे भी कोई पैसा नहीं मिलता है। वो ट्रस्ट बना के ट्रस्ट में सारा पैसा जो है वो दान कर देते हैं और कहते हैं कि हमने तो जी सारी संपत्ति ऑलरेडी दान कर दी है समाज को, अब यही देखेंगे। अब उसके ट्रस्ट मेंबर्स जो हैं वो ऑलरेडी उनके फैमिली वाले हैं, तो वो जैसे चाहें उस ट्रस्ट को खर्च करें। इतनी बेवक मतलब सैम पित्रोदा को इतनी छोटी सी बात तो पता नहीं है। अब आते हैं इंडिया के रिचेस की बात। जो ये कहते हैं ना कि 1% के पास जो है 40% पैसा है, 1% के पास जो है 40% पैसा है। भाई साहब मुझे एक बात बताइए, उन्होंने कमाया है? उन्होंने आपसे लूटा खसोटा तो नहीं है? आज अगर मैं कहता हूं कि कांग्रेस सबकी वेल्थ को जो है रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जितने भी अमीरों से है वो पैसा लेके गरीबों में बांट देती है, तब भी आज से 2 साल के बाद 5 साल के बाद अमीर फिर से अमीर हो जाएगा। गरीब जो है वो पैसा खर्चेगा तो कहाँ खर्चेगा? वो अपनी अय्याशी में ही खर्चेगा, वो या अपनी जरूरतमंद चीजों में खर्चेगा। वो किसी भी हालत में जो है वो दोबारा से अपना बिजनेस शुरू करने की नहीं सोचेगा। वो या तो रिक्शा ही चलाएगा, अपने बच्चों को अगर आप कहते हैं ना कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अच्छी शिक्षा देगा तो उनका भविष्य उज्जवल होगा, तो भाई साहब अगर वो पढ़ाने में भी अपने बच्चों का पैसा खर्च करेगा ना तो उस पैसे का रिटर्न आने में उसको कम से कम 17 से 18 साल लगेंगे। ये बात भी आप मान के चलिए, तब तक उन 18 सालों में फिर से जो वेल्थ की जो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो आप कर रहे हैं, अमीर फिर से अमीर हो चुका होगा। आप इस चीज को नोट करके रखिए। अब आते हैं दोस्तों कि मोदी के जुमले। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जुमलेबाज है, उसने बहुत झूठ बोला है, जनता को बहुत झूठ जो है उसने बोला है। पहला जो उनका झूठ जो बोला जाता है कि उन्होंने कहा था कि अगर काला धन जो है आ गया विदेशों से तो 15-15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में आ जाएंगे। मुझे एक छोटी सी चीज बताओ यार, 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो आप लोगों की सैलरी कितनी थी? एक बार सोच के देखना। तब इनकम टैक्स लगता था 2 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर।
आज की डेट में इनकम टैक्स कितने पर लगता है? 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। अगर मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं तो 7.5 यानी कि 15 लाख रुपए की इनकम तक कोई भी टैक्स नहीं देना। 1.25 लाख रुपए की इनकम अगर मियाँ बीवी दोनों मिलकर कमा रहे हैं तो आपका टैक्स देना है 0। और अगर आप थोड़े से समझदार हैं, आप एटीसी में सेविंग कर सकते हैं, मेडिक्लेम आपके पास है, आपने कोई घर लिया हुआ है या रेंट पे रहते हैं, घर लिया हुआ है, उसका लोन ले रखा है आपने, तो आपकी 10 लाख तक की इनकम पे, यानी कि बीवी की भी इनकम 10 लाख, मियाँ की भी इनकम 10 लाख, पति पत्नी की दोनों की इनकम 10-10 लाख हो, तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो 20 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। कभी दिल पर हाथ रख के सोचिएगा कि 2014 में आपकी इनकम कितनी थी और अब कितनी हो चुकी है, टैक्स से आपका कितना पैसा बच रहा है, ये ज़रूर सोचिएगा। और इसके अलावा कितनी ही सारी चीज़ों में आपकी सहूलियतें बढ़ गई हैं, तो उन सहूलियतों का आपको कुछ पैसा देना पड़ता है। एक और छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ, जितने भी महानगर हैं, आप मुंबई ले लीजिए, कलकत्ता ले लीजिए, चेन्नई ले लीजिए, बेंगलोर ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, जो रेट प्रॉपर्टी के 2014 में थे, लगभग लगभग वही रेट या 10-15% ऊपर नीचे रेट जो हैं वो आज की डेट में भी हैं। इन्फ्लेशन जरूर हर साल बढ़ी है, लेकिन प्रॉपर्टी के रेट महानगरों में नहीं बढ़े हैं। आप छोटे शहरों की बात कर सकते हैं कि वहां पे प्रॉपर्टी के रेट जो है दुगने तिगने हो गए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि सरकार ने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, उन शहरों को सड़कों से जोड़ा है, हाईवे से जोड़ा है। महानगरों में ऑलरेडी ये चीजें थी। अच्छा, अब आप ये लोग कह सकते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे तो बहुत तेजी से रेट बढ़ते थे प्रॉपर्टी के, बीजेपी के राज में नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी डीलर की स्पेशली जो जमात है वो तो परेशान हो गई है, उनका तो काम धंधा ही नहीं चल रहा है। भाई साहब, कांग्रेस के टाइम पे ना इसीलिए प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते थे क्योंकि उनके टाइम पे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता था। जी हाँ, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता था, उससे जो पैसा आता था वो आप कहाँ खपाएंगे? या तो आप सोना ले सकते हैं, बट सोना लेके आपको कहीं ना कहीं जो है वो रखना पड़ेगा, और वो एक तरह से थोड़ा सा रिस्क है, और आप कितना ले लेंगे? उस टाइम पे सोना जो था होता था, आई थिंक वो 20,000 रुपये या 25,000 रुपये का होता था 10 ग्राम, यानी कि 25 लाख रुपए आप 1 किलो का सोना ले सकते थे। बट वही 25 लाख अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते, तो क्योंकि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा होता था कि हर साल 2 साल 3 साल में आपकी प्रॉपर्टी के रेट डबल होते थे। भ्रष्टाचार हो रहा था, प्रॉपर्टियां खरीदी जा रहे थे बेनामी, और रेट आपके बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका था घर लेना। आज की डेट में जो बंदा 2 लाख रुपए कमाता था 2014 में, वो 50 लाख का घर नहीं ले सकता था। लेकिन आज की डेट में जो मियाँ बीवी 7.5 यानी कि 1.5 लाख रुपए महीने, मतलब 1.25 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, वो आराम से 50 लाख रुपए का घर ले सकते हैं। तब भी प्रॉपर्टी के रेट 50 लाख थे, आज भी प्रॉपर्टी के रेट 50 लाख ही हैं, ज्यादा से ज्यादा 60 लाख हो गए होंगे। बट आपकी पुरानी सेविंग्स की वजह से और आपकी ये रेट ना बढ़ने की वजह से, होम लोन रेट उस वक्त 12% होता था, आज की डेट में 8-8.5% है। तो ये पैसा क्या आप लोगों की जेब में नहीं आया है? एक और जुमले की जो बात करते हैं दोस्तों, वो है कि वो नौकरियां देने के लिए कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। उस हिसाब से तो 20 करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए थी। भाई साहब, एक बात तो यह है कि मोदी जी ने कभी भी ये नहीं कहा था कि मैं सरकारी नौकरी दूंगा 2 करोड़। सरकारी नौकरी तो पूरे वर्ल्ड में शायद 2 करोड़ नहीं होंगी। तो उन्होंने रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश की है। ठीक है, 2 करोड़ रोजगार मैं मान सकता हूँ कि शायद उन्होंने नहीं दिए हों, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है रोजगार उत्पन्न करने की, चाहे वो स्टार्टअप के थ्रू हो, चाहे वो अपना जो रेडी पटरी वालों को लोन देने का हो, चाहे बिजनेसमैन को लोन देने का हो। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न हो सकता है उतना किया जाए। तो इसलिए जो रोजगार वाली बात भी है, वो भी यहाँ पर किसी भी हालत में जो है वो गलत नहीं बैठते। हाँ, आंकड़े कुछ कम जरूर हो सकते हैं कि 20 करोड़ ना दे के जो है शायद
14 करोड़ 15 करोड़ ही जो है नौकरियां उत्पन्न हुई हो या बिजनेस के थ्रू नौकरियां उत्पन्न हुई हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखिए, कांग्रेस के ज़माने में कितनी नौकरियां थी, कितने कितने लोगों को नौकरियां मिल जाती थी, या आगे आने वाले टाइम में जैसे कांग्रेस कहती है कि हम नौकरियां देंगे, कैसे दे देंगे भैया? एक ही रोना रोते हैं वो कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है या मोदी गवर्नमेंट है, उसने 33 लाख नौकरियों पे नियुक्ति नहीं कर रही है। वो जो गवर्नमेंट की और पीएसयू की जो नौकरियां हैं, चलो पहले साल में तुमने 33 लाख नौकरियां तो दे दी, उसके बाद क्या? तुम्हारे ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में पॉलिसी पैरालाइज था। कोई भी मंत्री काम करके राजी नहीं था, उसको यही डर था कि भैया मैंने काम किया, उसमें कुछ गलत हो गया तो मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे। इसके डर से ना कोई नौकरशाह काम करने को तैयार था, ना ही कोई जो अपना मंत्री है वो काम करने को तैयार था। क्यों? क्योंकि घोटाले ही इतने होते थे कांग्रेस के ज़माने में। अगर वही राज आप लोग दोबारा लाना चाहते हैं, वही मिली-जुली सरकार आप दोबारा लाना चाहते हैं, तो बेशक कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को वोट करें। अच्छा, इसके बाद दोस्तों बात आती है कि जी अग्निवीर वो लेके आए हैं, नहीं एमएसपी की, कि उन्होंने कहा था कि जी किसानों की आय जो है वो हम लोग 1.5 गुना कर देंगे 2022 तक, 2023 तक या 24 तक। वो 1.5 गुना नहीं कर पाए हैं। तो भैया उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि मैं जो है वो एमएसपी बढ़ा बढ़ा के जो है किसानों की आय 1.5 गुना कर दूंगा। कुछ शॉर्टफॉल इसमें भी होते हैं। अब एक बात बताओ यार, आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने आपसे कुछ वादा किया और वो नहीं निभा पाए, तो क्या आप उनको डिसोन कर दोगे क्या? किसी और के घर में चले जाओगे क्या? आप उन्हीं से ही मांगोगे ना कि ठीक है आप इस साल नहीं दे पाए थे, अगले साल दे दीजिएगा, उससे अगले साल दे दीजिएगा। आप घर छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, या किसी दूसरे को तो अपना बाप नहीं बना लोगे कि भैया ये मेरा बाप या ये मेरा बड़ा भाई जो है ये मेरे को नहीं दे पा रहा, तो मैं किसी और को अपना बड़ा भाई या अपना बाप बना लूं। ऐसा तो नहीं करोगे। तो हमारा परिवार है ये, इसी में ही हमें रहना है, जितनी भी लड़ाई क्यों ना हो हमें, लेकिन हमें उस व्यक्ति का साथ देना है जो देश बना रहा है। आप एम्स ले लीजिए, आप आईआईटी ले लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी आप सड़कें ले लीजिए, नेशनल हाईवे ले लीजिए, रूरल रोड्स ले लीजिए, मेट्रो ले लीजिए, ट्रेन का नेटवर्क ले लीजिए, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, जितना मर्जी ले लीजिए, सब बन रहा है देश में। काफी कुछ बन चुका है, काफी कुछ बन रहा है। मोदी जी के पास एक विजन है, 2047 तक वो भारत को जो है वो बिल्कुल विकसित इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। अभी 2027 तक ही हम लोग तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएंगे, क्योंकि उनके पास विजन है, उनको पता है कि देश को कैसे आगे लेके जाना है। यही हम लोग बात कर लेते हैं कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन के लोगों की। अच्छा हाँ, मैं एक पॉइंट बोलना भूल गया। 1 लाख रुपए कांग्रेस गवर्नमेंट कह रही है कि हम अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग देंगे। भैया एक बात बताओ, कर्नाटका में तुम्हारी सरकार, तेलंगाना में तुम्हारी सरकार, हिमाचल प्रदेश में तुम्हारी सरकार, और भी कम से कम नहीं तो 7-8 जगहों पर जो है तुम चाहे वो कोलैबोरेशन में हो, एसोसिएशन में हो, तुम्हारी सरकार है। वहां पे तुम लोगों ने 8,000 रुपये, 8,500 महीना तो छोड़ो, 2,000 रुपये, 3,000 महीने से भी शुरुआत करी। फार्मर लोन वेवर की बात करी तुमने वहां पे, तुमने दिया वहां पे फार्मर लोन को वेव? तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए जनता तुम्हारे पर विश्वास करती ही नहीं है। रोजगार की अगर बात करूं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो थी, दिसंबर तक की बात कर रहा हूं दोस्तों, वो थी राजस्थान में। 38% बेरोजगारी थी राजस्थान में। ये कब की बात है? ये नवंबर दिसंबर तक की बात है, जब तक कि वहां पे गवर्नमेंट की कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उन्होंने क्यों नहीं जो है वो वहां पे ऐसे मेजर्स किए कि वहां के युवाओं को नौकरी मिल सके? भैया तुम्हारे पास विजन है ना कांग्रेस वालों या इंडिया गठबंधन वालों, कि हम दे देंगे जी, नौकरियां दे देंगे, फ्री में पड़ी हुई है, पेड़ से तोड़ के लाएंगे। अच्छा, पेड़ से याद आया, तुम्हारे प्रधानमंत्री ने बोला था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसे जो हैं वो इकट्ठे करने पड़ते हैं, कमाने पड़ते हैं, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। वो क्यों बोला था?
क्योंकि उस वक़्त के जो रक्षा मंत्री थे ए.के. एंटनी, उन्होंने कहा था कि हमारे पास जी पैसे नहीं हैं, इसलिए हम लोग राफेल नहीं खरीद सकते, हम लोग फाइटर जेट्स जो है नहीं खरीद सकते सेना के लिए। इसीलिए प्रधानमंत्री को आके बोलना पड़ा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। पर एक मजे की बात देखिए, सरकार के पास उस वक़्त भी जो है सेना के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन वीवीआईपी चॉपर्स लाने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड जो केस हुआ था, अगस्ता वेस्टलैंड से जो है वो वीवीआईपी चॉपर्स लाने के लिए बात हुई थी, उसमें रिश्वत भी दी गई थी, वीवीआईपी चॉपर्स भी आए थे, उसके लिए पैसे थे कांग्रेस गवर्नमेंट के पास, लेकिन सेना को देने के लिए फाइटर जेट उसके लिए पैसे नहीं थे। तो ऐसी ही सरकार आप लोग वापस लाना चाहते हैं क्या? कांग्रेस के घोटाले भी मैंने आपको याद दिला दिए, ये भी चीजें आपको याद दिला दी। अच्छा, मैं कहता हूँ आपको मोदी पसंद नहीं है, पर्सनली पसंद नहीं है कि भैया मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं है या बोलना उसका पसंद नहीं है मुझे, तो मुझे एक बात बताइए, मोदी का ऑल्टरनेटिव क्या है? राहुल गांधी, जिसको कि ये तक समझ नहीं है, जो अपनी ही पार्टी के लिए सेल्फ गोल करता रहता है, मतलब जिस वो नाव में बैठा है उसी में छेद करता रहता है, और कांग्रेसी भी पीछे पड़े हुए हैं उसके कि भैया तू ही हमारा नेता है, तू ही हमारा नेता है। अरे भैया इसको हटाओ, इसकी जगह किसी सक्षम नेता को लेकर आओ कांग्रेस में, जो कि कांग्रेस की नैया पार लगा सके। एक और जो मोदी के ऊपर जो हम लोग बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं आप लोग, वो कहते हैं कि मोदी 10 लाख का सूट पहनता है, 10 लाख का सूट पहनता है। भाई साहब आपको एक चीज़ बता दूं कि मोदी जो 10 लाख का सूट पहनता है ना, वो उसको गिफ्ट किया था किसी गुजरात के कारोबारी ने। और जब मोदी एज सीएम अपना टेन्योर खत्म करके पीएम बन के आए थे ना, तो उनके अकाउंट में सीएम की जो सैलरी थी, उनके पास तकरीबन तकरीबन 22 से 25 लाख रुपए थे अकाउंट में। वो सारा का सारा वहाँ की जो गुजरात की सोल्जर्स की जो वीडो एसोसिएशन है, वहाँ पे वो दान करके आए थे। आपके राहुल गांधी की तरह या समाजवादी पार्टी के लोगों की तरह नहीं है वो, कि जो पैसा जो भी है वो जनता का पैसा भी मेरा है, मेरा पैसा भी मेरा है। टोटी चोर जो है वो टोटी तक अपनी जो है वो उठा के ले गया था सीएम हाउस से। तो डिफरेंस समझो कि क्या डिफरेंस है मोदी में और क्या डिफरेंस है बाकी के नेताओं में। तो राहुल गांधी पे ही आते हैं। राहुल गांधी जी, क्या विजन है उनके पास कि वो नौकरियां दे देंगे, जीडीपी जो हमारी चल रही है वो चलती रहेगी एज इट इज या और अच्छी कर देंगे। कोई विजन है ही नहीं यार इस बंदे के पास। उस बंदे को ये नहीं पता कि मुझे भाषण में बोलना क्या है। तो वो, आप ये तो छोड़ ही दीजिए कि वो देश को आगे चला सकता है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की हम बात छोड़ दें, अगर समाजवादी पार्टी की तरफ आते हैं, जैसा कि मैंने कहा जो टोटी चोर जो है अखिलेश यादव, भैया अखिलेश यादव खुद जो है वो बाहर सड़क पर निकलकर तो कभी संघर्ष करते ही नहीं है। उन वो अपना सिर्फ एमवाई समीकरण जो है वो सिधारते हैं। आजकल वो पीडीए लेके आए हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक रहेगा, उसमें भी वही एमवाई ही रहेगा। पिछड़ा वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर पिछड़ा उनके साथ जुड़ नहीं रहा है। उनके पिताजी ने जो है वो एक बहुत बड़ा बयान बयान दिया था जिससे बवाल हुआ था, कि लड़के हैं, रेप को लेकर बयान दिया था कि लड़के हैं उनसे गलती हो जाती है। भैया ऐसे लोगों को आप जो है देश देना चाहते हैं, कि जो लोग ये मानते हैं कि लड़के हैं गलती हो जाती हैं? क्या क्या आप देश को बनाना चाहते हैं? अखिलेश यादव, उनकी भी कोई सोच नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने जी हाईवे बनाया था, वो अपना वेस्टर्न यूपी का हाईवे जो है वो उन्होंने बनाया था, जहाँ पे कि आज की डेट में जो है वो हवाई जहाज उतरते हैं। तो भाई साहब इतना बता दूं आपको, पहली बात तो उन्होंने वो हाईवे बनाया नहीं था, बीएसपी गवर्नमेंट की तरफ से ही पीछे से वो प्रोजेक्ट चलता आ रहा था, जो कि उनकी गवर्नमेंट ने पूरा होने दिया था। उसमें रोड़े नहीं अटकाए थे, उन्होंने यही काम किया था। बट इसके अलावा उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और एक बार यूपी वालों से ना पूछ लीजिएगा कि उनके राज में गुंडागर्दी कितनी थी। आज भी यूपी के लोग जो है सिहर जाते हैं जब वो जंगल राज का, सपा राज को याद करते हैं। 5 तो उनके सीएम थे, उसके अलावा लगभग हर तीसरे जिले में जो है एक गुंडा बैठा होता था, जिसका कि उन पूरे 3-4 जिलों के ऊपर जो है राज होता था। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। तो यूपी वालों से एक बार फोन करके पूछिएगा कि उनका जंगल राज कैसा होता था, उसके बाद सोचिएगा उन्हें वोट करने की।
उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों जो और स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, केजरीवाल के ऊपर बाद में आऊँगा, अपनी ममता बनर्जी जी, जो कि 42 सीटों पर बंगाल में लड़ रही हैं। संदेश खाली होता है, उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता है, जबकि बल्कि वो उसको शाहजहां शेख को डिफेंड करने में लगी रहती हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, भगा देती हैं उसको। कई दिन बाद जाके जो है वो गिरफ्तार होता है, उसके जब तक वो गिरफ्तार नहीं होता उसको लगातार सपोर्ट करती रहती हैं, उसके गिरफ्तार होने के बाद भी उसको सपोर्ट करती रहती हैं। जिस दिन वो गिरफ्तार होता है उस दिन जाकर जो है उसको पार्टी से निकालती हैं। क्यों? वोट बैंक। अच्छा वो भी चलिए, हालांकि छोड़ने वाली बात तो नहीं है, बट एक महिला होके आप महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, उनके साथ सहानुभूति तो है ही नहीं है आपको। आपके यहाँ पे पंचायत इलेक्शंस हो, आपके यहाँ पे विधानसभा के इलेक्शंस हो, या आपके यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शंस हो, बम फटना और बम मिलना तो एक ऐसी बात है कि जैसे हम लोग रेस्टोरेंट जाके खाना खाते हैं, वैसे ही वहां पे लोगों के घरों में जो है बम मिल रहे हैं, फटते भी हैं वो बम। पूरी अराजकता फैला रखी है। संदेश खाली की ही अगर मैं बात करूं तो अभी पीछे 2 दिन पहले ही एनएसजी गई है वहां पे, वहां से कम 8 से 10 जो है पिस्तौलें मिली हैं, 350 के करीब कारतूस मिले हैं, और उसके अलावा भी कितना सामान मिला है। अब जो ममता बनर्जी के पक्के सपोर्टर्स हैं, स्पेशली टीएमसी वाले जितने भी हैं, वो तो ये कहेंगे जी कि बीजेपी एनर्जी को वहां पे लेके गई थी और वहां पे इम्प्लांट कर दिए वो सारी चीजें। भैया इस तरीके से नहीं होता है। तुम्हारे खुद के लोग जो हैं वहां पे ये काम कर रहे हैं। बम जो मिलता है वो बीजेपी वाले जाके प्लांट नहीं करते हैं, बम बीजेपी वाले नहीं फोड़ते हैं वहां पे जाके। कभी अपनी आंखें खोलो और देखो जाके बंगाल में क्या हाल हो रहा है। माफ कीजिएगा। कभी आप बंगाल जाइए, शहरों की बात नहीं कर रहा मैं, आप सुदूर इलाके में जाइए, स्पेशली वो इलाके जो कि बांग्लादेश के पास हैं, आप वहां पे जाइए और वहां पे जाके देखिए कि कितनी बुरी हालत है वहां पे लोगों की, गरीबों की कितनी बुरी हालत है। देखिए एक बार जाकर, और वहां पे उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और जब ये अभी एनएसजी कमांडो वहां से इतनी सारी सामान बरामद करके लाए हैं, तो भी टीएमसी वाले जितने नेता हैं और इवन ममता बनर्जी भी सपोर्ट करने में लगे हुए हैं कि नहीं ये हमारे एमएलए का या हमारे लोगों का सामान नहीं है, ये बीजेपी प्लांट कर रही है। अरे भैया अगर मिला है तो तुम लोग अपना मुंह भी तो बंद रख सकते हो। लेट द गवर्नमेंट और लेट द एनएसजी और सीबीआई टेक इट्स एक्शन। उनको जो मिला है, जिसके यहाँ से मिला है, उनको एक्शन लेने दो। लेकिन नहीं, तुमने तो हर हाल में सपोर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो एक विशेष समुदाय से बिलोंग करते हैं और वो आपका वोट बैंक है, इसीलिए आपको उनको जो है सपोर्ट करना है। तो भैया आप लोग ऐसे लोगों को अगर वोट देना चाहते हैं, ऐसी सरकार चाहते हैं, अराजकता चाहते हैं, तो आप वोट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं केजरीवाल की तरफ। केजरीवाल जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई साहब केजरीवाल से बदला लिया है, बीजेपी दिल्ली में कभी जीत नहीं सकती, इसकी वजह से जो है उनको जेल में डाल दिया है। भैया एक बात बताओ, 9 सम्मन दिए थे केजरीवाल को, 23 अक्टूबर को पहला सम्मन दिया था। क्या कह के ये मना कर रहे थे कि ये सम्मन गलत है, असंवैधानिक है, मैं विपासना पे जा रहा हूँ, मैं अभी फलाने चुनाव में जा रहा हूँ, मैं अभी पंजाब में रैली कर रहा हूँ, मैं अभी गुजरात में रैली कर रहा हूँ, ये असंवैधानिक है। आप लोग मेरे को एज गवाह की तरह बुला रहे हैं या एज आरोपी की तरह बुला रहे हैं, पहले मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। आम आदमी के घर जब कोई सम्मन आता है, चाहे वो ईडी का आए, पुलिस का आए, कोर्ट का आए, किसी का भी आए, क्या वो ऐसी बातें बोल सकता है? आप खुद सोचिए। और दूसरी बात, मैं कहता हूं, मान लिया कि बीजेपी ने गलत किया, उसको गलत डाल दिया, भाई साहब सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए, हाई कोर्ट के पास चले गए, वो बेल क्यों नहीं दे रहे हैं इनको? फिर वो बात करते हैं वो कि सेक्शन कौन सा 45E है या ए है, तो उसके तहत भी जमानत नहीं मिल सकती। भैया तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, संजय सिंह को भी जो है जमानत मिल चुकी है, और महाराष्ट्र में जो है वो अपना कौन सा था वो, शिवसेना का जो है, वो उसका नाम भी संजय ही है, उसको भी जमानत मिल चुकी है ईडी से।
तो भैया केजरीवाल को ऐसा क्या है जो नहीं मिल पा रही? सत्येंद्र जैन को 2 साल से ऊपर हो गए, उसको नहीं मिल पा रही। अपने मनीष सिसोदिया को तकरीबन 1 साल 2 महीने होने वाले हैं, उनको जमानत नहीं मिल पा रही। कुछ गड़बड़ की है, कुछ घोटाला किया है, तभी ना। अच्छा चलो वो भी मैं मान गया कि एक बार मान जाता हूँ कि बीजेपी की साजिश है जी, बीजेपी ने उसको जबरदस्ती जेल में डाल दिया। मुझे एक बात बताइए, केजरीवाल ने अपना शीश महल बनाया है, 100 करोड़ 150 करोड़ का शीश महल बनाया है। आपको ये पता है कि अगर 10 करोड़ से ऊपर आप कहीं खर्चा करते हैं तो आपको एलजी से उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, तब जाके जो है वो आप खर्चा कर पाते हैं। पर केजरीवाल ने क्या किया है, उसने 9 करोड़ 90 लाख, 9 करोड़ 96 लाख, 9 करोड़ 95 लाख के बिल बनवाए हैं, ताकि एलजी के पास अप्रूवल के लिए फाइल जाए ही ना। क्यों भैया, आपने अपना शीश महल बनवाना था, बहुत सारे मुख्यमंत्री बनवाते हैं, आप भी बनवा लेते, एलजी के पास भेज देते फाइल कि भैया अप्रूव कर दो इसको। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने आपको पता था कि गलत काम कर रहे हैं, इसी वजह से आपने जो है खुद ही अपने अंडर लेके वो सारे के सारे 9,90,000 के बिल, 9 लाख, माफ कीजिएगा, 9 करोड़ 99 लाख के बिल, 9 करोड़ 95 लाख के बिल, वो आपने खुद ही पास कर दिए। तो भैया एक तरफ तो तुम कहते हो हम कट्टर ईमानदार है जी, हम कट्टर ईमानदार हैं, और दूसरी तरफ ऐसी घटिया हरकतें करते हो। ये किसी भी एंगल से ईमानदारी नहीं है। और दोस्तों, और अगर मैं आपको बातें बताऊं, हाँ, एक और जो ये बात करते हैं कि कांग्रेस की अगर अग्निवीर आई तो हम अग्निवीर को समाप्त कर देंगे, अग्निवीर से लोगों को धोखा दे रही है सरकार, जो है वो धोखा दे रही है, भविष्य के साथ खेल रही है नौजवानों के। भैया आपको पता है अग्निवीर योजना के बाद उस आदमी को पैसा कितना मिलेगा? जो एक 18 साल का 19 साल का युवा है, वो जब 4 साल के बाद जो है, मान लिया कि 100 बच्चे गए वहां पे, 100 में से 25 जो है उनको तो परमानेंट कर देंगे, 75 बच्चों को वो वापस भेज देंगे। पहली बात तो ये कि उन 75 बच्चों के पास टोटल 4 साल में 33 लाख रुपए मिलेगा उनको। ठीक है, मान लिया कि उसमें से उन्होंने खर्च कर भी दिया, मैं कहता हूँ उन्होंने हर साल 4-4 5-5 लाख रुपए खर्च कर भी दिया, तब भी उनके पास एट द एंड 12 से 15 लाख रुपए बचेगा। उससे वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और नहीं तो वो जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें अप्लाई करके उनमें उनको प्रेफरेंसेस मिलेंगी, उसमें वो जा सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में। और जितने डिफेंस की चीज़ें होती हैं, डिफेंस के जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें वो लोग जा सकते हैं, जो भी जिसके भी हिसाब से उन्हें अपनी स्किल उन्होंने डेवलप करी होगी वहाँ पे जाके। और कुछ नहीं तो दोस्तों, वो पूरे गांव में जाके वो यही सिखा सकते हैं कि आपको अग्निवीर में शामिल कैसे होना है। आप अपना एक ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं जाके, आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, आपको रिटर्न कैसे क्रैक करना है, आपको फिजिकली कैसे स्ट्रांग रहना है। और कभी अगर खुदा ना खास्ता उस गांव के ऊपर कोई विपत्ति आती है, तो आपको पता है कि आपके पास अग्निवीर खड़े हैं उस गांव को बचाने के लिए। सोचिए आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद कितने अग्निवीर खड़े होंगे जो कि गांव में लोगों को प्रशिक्षित भी करेंगे और उनको बचाने में सामर्थ्य भी होंगे। आप खुद सोच के देखिए कि ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि हर गांव में 10-10 15-15 ऐसे अग्निवीर होंगे जो अपना बिजनेस भी कर रहे होंगे, हो सकता है मिलिट्री ट्रेनिंग भी दे रहे हों, और साथ में वो पूरे गांव को बचाने में सक्षम भी होंगे अगर कोई विपदा आती है उस गांव पे तो। ये बहुत दूर की सोच है दोस्तों, ये इतनी आसानी से समझ में आने वालों में से नहीं है। अच्छा, एक और जो बात जो कहते हैं कि कांग्रेस कहती है कि जी हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, जिसका जितनी जनगणना मतलब जिसकी जितनी पॉपुलेशन उतना उसका हक। भैया मुझे एक बात बताओ, मतलब आप उन लोगों को सजा देना चाहते हो कि जिन्होंने की पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश करी है इस देश की? 142 करोड़ लोग हैं हम लोग ऑलरेडी। आप लोग एनकरेज करना चाहते हो कि आज हम लोग 142 करोड़ हैं, तो सब जातियां अपनी जो है जनसंख्या बढ़ाएं और उसके हिसाब से जो उनको रोजगार मिले। भैया आज 142 करोड़ है, आज दो दो बच्चे पैदा करते हैं सारे के सारे, एवरेज चलो मान लो 2.67 के करीब है। मैं सभी की बात कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की बात कर रहा हूँ मैं।
तो आप लोग क्या चाहते हो कि ये जो जनसंख्या का जो है 2.7 का जो रेट है पर फीमेल बच्चे पैदा करने का, ये बढ़ के 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाए। 142 करोड़ से हम लोग जो हैं वो अगले आने वाले 20 सालों में जो है वो 300 करोड़ हो जाए। कहाँ से लाओगे इतनी नौकरियां? तुम आरक्षण तो दे दोगे, लेकिन इतनी नौकरियां कहाँ से पैदा कर लोगे? क्योंकि हर कोई बंदा जो है वो तो जनसंख्या अपनी बढ़ाने में लग जाएगा कि हमें अपनी जाति की जनसंख्या बढ़ानी है, हमें अपनी जाति की जनसंख्या बढ़ानी है। तो भैया थोड़ा दिमाग से काम लो, और कम से कम ऐसे अपने मैनिफेस्टो में तो मत लिखो कांग्रेस वालों, कुछ सोच समझ के जो है डिसीजन लिया करो। अच्छा, एक और चीज जो मैं भूल गया दोस्तों, जिस किसी को भी कांग्रेस को वोट करने का मन है या इंडिया गठबंधन को वोट करने का मन है, एक बार कोरोना टाइम में सोच लेना दोस्तों कि कितना बुरा हाल था। इंजेक्शंस जो हैं, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं होती, आप सोच के देखिए, जो कोरोना के इंजेक्शंस मिले हैं मुफ्त में मिले हैं। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो क्या आपको वो इंजेक्शंस फ्री में मिल पाते? फ्री में छोड़िए, मैं आपको बताता हूं कि ये हाल होता उस वक्त कि सिर्फ वीवीआईपी को ही इंजेक्शंस मिलते, वो भी इंडिया में नहीं बनते, इंपोर्ट होके आते अमेरिका से, मॉडर्ना के, फाइजर के, जिसकी की कीमत 3-3 4-4 हजार रुपए है, ब्लैक में वो 1-1 लाख रुपए के मिलते। वो मंजर सोचिए दोस्तों कि अभी तक पूरे देश को जो है 90% लोगों को लग चुकी है कोरोना की वैक्सीन। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती, खुदा ना खास्ता, तो अब तक मुश्किल से 1.5 या 2 करोड़ जो वीआईपी हैं या जो अमीर हैं, सिर्फ उन तक ही वो वैक्सीन पहुंच पाती। उसके अलावा बाकी की जो जनता है वो या तो मरने को मजबूर होती या आधी से ज़्यादा जनता निपट चुकी होती। हाँ, इस पे आप लोग काउंटर कर सकते हैं कि भाई साहब दूसरी वे में जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिली थी लोगों को, कितने लाख कितने करोड़ लोग मर गए उसमें। तो भैया अरेंजमेंट करने वाली भी ना यही गवर्नमेंट थी बीजेपी की। कांग्रेस की गवर्नमेंट होती या इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट होती, वो इतनी जल्दी अरेंजमेंट नहीं कर पाते। 1.5 महीने के अंदर अंदर बीमारी का रोकथाम हो गया था। जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर थे, ऑक्सीजन की कमी थी, वो 1.5 महीने के अंदर अंदर सॉल्व हो गई थी। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो अब तक मटिया मेट हो चुका होता। अब तक कम से कम 60 से 70 करोड़ भारतीय निपट गए होते। वो एक बार मंजर सोच के देखिए, 60 से 70 करोड़ का मतलब है कि हर दूसरा भारतीय इस वक्त दुनिया में नहीं होता, क्योंकि इंजेक्शंस भी नहीं होते, ऑक्सीजन भी नहीं होती। इस चीज को हमेशा नोट कर लीजिएगा। एक और जो दोस्तों बात उठती है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है जी। जितने भी जो करप्ट नेता होते हैं वो सारे के सारे बीजेपी में आके, पहले बीजेपी खुद ही इल्ज़ाम लगाती है और फिर उसके बाद जो है वो बीजेपी में आ जाते हैं और वो साफ पाक हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या देते हैं? हेमंत बिश्व शर्मा आसाम के, या महाराष्ट्र में अपने अजीत पवार। ये एक पॉइंट है दोस्तों जो कि मैं कुछ हद तक आपसे एग्री करता हूं, लेकिन जब आपको लार्जर प्रोस्पेक्ट में देखना होता है ना दोस्तों, तो आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। एक अशोक चौहान भी अभी भी रिसेंटली आए हैं, तो उनके भी आदर्श घोटाला जो था उनके भी नाम पे था। मैं मानता हूँ कि ये जो है कुछ हद तक गलत है, बट हाँ, अगर मैं स्पेशली हेमंत बिश्व शर्मा की बात करूँ, तो हेमंत बिश्व शर्मा ऐसे नेता बन चुके हैं जो आसाम को उन्होंने ठीक करने का बीड़ा उठा रखा है, और वो आसाम को ठीक करके रहेंगे। आसाम को वो प्रगति की ओर लेके जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो करप्ट थे या नहीं थे, बीजेपी वाले बोलते थे, उसके बाद वो आ गए। बंगाल में भी ऐसे कई नेता हैं जो कि करप्शन पहले करते थे। शुभेंदु अधिकारी हैं, मुकुल रॉय हैं, दिलीप घोष हैं। तो शारदा चिट फंड में जो है उनके भी नाम आए थे। अब वो सारे के सारे बीजेपी में हैं। बट दोस्तों, जब आप देश के लिए सोचते हैं ना, तो कई बार आपको, जो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ इसको, बट कई बार आपको जो है वो ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं कि आपको उन लोगों को अपने साथ लेना पड़ता है जिनके पास की जनमानस की सपोर्ट है। तो इसीलिए अजीत पवार हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, या अपने बंगाल के कुछ जो नेता के मैंने नाम बताए हैं, तो उनके साथ करना पड़ता है। मैं पर्सनली एग्री नहीं करता हूँ। मेरा अभी भी ये मानना है कि इन लोगों का साथ बीजेपी को नहीं लेना चाहिए।
उसके बिना ठीक है आपकी प्रगति स्लो होगी, लेकिन आप स्लोली एंड स्टडीली आप वहां तक पहुंचेंगे। इस मामले में सिर्फ मैं एक कहता हूं कि जहां तक कि बीजेपी गलत है, लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर किसी इंसान में आपको 10 में से 9 अच्छाइयां हैं, सिर्फ एक ही बुराई है या 2 ही बुराइयां हैं, तो आप वो इंसान को आप अच्छा ही कहेंगे, स्पेशली अगर वो देश के लिए अच्छा कर रहा है। और जितने भी जैसे कहते हैं ना कि बुरे लोगों को भी सुधरने का मौका देना चाहिए। कई लोग तो जो हैं वो पुराने जितने भी गुंडे हैं उनकी जाके फातिया भी पढ़ के आते हैं। तो भैया जब तुम उनको सुधरने का मौका दे रहे हो, उनके घर जाके फातिया पढ़ के आ रहे हो, तो बीजेपी अगर कुछ करप्ट लोगों को लेके उनको सुधार के अच्छा जीवन जीने के लिए और देश के लिए जीने के लिए प्रेरित कर रही है, तो ना बीजेपी गलत है ना तुम लोग गलत हो। एटलीस्ट कम से कम बीजेपी देश के लिए तो काम कर रही है, या उन लोगों से देश के तो काम करवा रही है। तुम लोग तो गुंडों के घर में जाते हो अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ योर वोट बैंक पॉलिटिक्स। तुम्हें उससे मतलब नहीं है कि उस इंसान ने क्या किया है या क्या वो करता था पहले, क्या गुंडा राज होता था। उनकी वजह से तुम्हें वोट मिलते थे इसलिए तुम जाते थे। हाँ, अगर देश के लिए उन्होंने कुछ किया होता तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बीजेपी अगर करप्ट लोगों को अपनी पार्टी में ला भी रही है तो उनसे पूरी कोशिश है बीजेपी कि वो देश के लिए काम करें। जो करप्शन उन्होंने किया उसके लिए सजा मिले या नहीं मिले वो बात की बात है, लेकिन वो पार्टी वो देश के लिए वो लोग काम करें, ये वो बीजेपी इंश्योर करती है। एक और पॉइंट दोस्तों मेरा रह गया, आखिरी पॉइंट है, इसके बाद मैं अपना वीडियो बंद करूंगा क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो गया है। लोग राम मंदिर की बात करते हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो इंडिया गठबंधन के सपोर्टर हैं वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया जी ये तो, इसमें बीजेपी का क्या रोल है। भाई साहब एक बात बता दूं आपको, अगर कांग्रेस की राज होता और यूपी में समाजवादी का राज होता तो अब तक ना मंदिर बनता, ना उसका उद्घाटन होता, ना ही उसकी नींव डलती। कांग्रेस कुछ ना कुछ करके रोड़े अटका के रखती, समाजवादी पार्टी भी जो है कुछ ना कुछ करके इस प्रोजेक्ट में रोड़े अटकाती। 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल भी लगा देते वो लोग, लेकिन राम मंदिर बनकर तैयार नहीं होता। ये फर्क है बीजेपी की गवर्नमेंट में और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट में। वो लोग अपने वोट की वजह से, अपने वोट बैंक की वजह से बनने ही नहीं देते। आज यही लोग जाके वहां पे माथा टेक के आ रहे हैं। यही लोग थे ना जो कहते थे कि राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनका जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, हिस्ट्री में उनका कहीं वर्णन ही नहीं है। आज यही लोग जाके माथा टेक के आ रहे हैं। बट अगर इनकी सरकार होती तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं कि ये लोग कभी भी राम मंदिर बनने ही नहीं देते। बनने भी देते तो प्रेशर में आके, जनता के प्रेशर में आके, तब भी 12 से 15 साल लग जाते। और इनसे अगर लोग सवाल भी करते तो वो यही कहते कि भैया कोर्ट का प्रोसेस है, अपने आप धीरे धीरे करके बनेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है मंदिर बनाने में। ये बीजेपी ही है, ये मोदी की सरकार ही है जो कि बना रही है। बन चुका है, उद्घाटन हो चुका है, बाकी का जो है वो 2025 एंड तक या 26 के स्टार्टिंग तक बन के पूरा हो जाएगा। अगर दोस्तों कुछ पॉइंट मेरे छूट गए हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चाहे आपको बीजेपी की बुराई करनी हो, चाहे आपको कांग्रेस की बुराई करनी हो या अच्छाई करनी हो, जो भी पॉइंट्स में से छूटे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने इस बारे में नहीं बोला या इस बारे में नहीं बोला। मैं फिर दोबारा से उन पॉइंट्स को इकट्ठा करके फिर दोबारा से वीडियो बना के आऊँगा और आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि मेरा उस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, ना मैं अंधभक्त हूँ, ना मैं चमचा हूँ। मैं सिर्फ उस इंसान के साथ खड़ा हूँ या उस पार्टी के साथ खड़ा हूँ जो देश के लिए खड़ी होती है। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर जो है वो ख़त्म करना चाहता हूँ। हाँ, उससे पहले मैं आपसे अपील कर लूँ कि भैया इसको लाइक कर दीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो है वीडियो पहुँचे और उनकी भी आंखें खुलें कि क्या डिफरेंस है एनडीए और इंडिया गठबंधन में, कहाँ पे किसकी क्या गलतियां हैं, कहाँ पे कौन देश को आगे लेके जा सकता है।
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ पॉइंट जो मैंने छोड़ दिए हैं जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो भी लिख के ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत जल्दी ही दूसरी वीडियो लेके आऊँगा, जैसे जैसे आपके कमेंट्स आते रहेंगे वैसे वैसे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अभी के लिए आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों।